जी एक तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब आगे क्या करना है, बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आपको पहले से पता ही हैं। आगे क्या करना है, कैसे करना है, किस किस ज़िले में क्या करना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। मूल रूप से एक एक ज़िले को लेकर चर्चा करनी है। एक ज़िले में एक एक साथी क्या करेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले कुछ जनरल बातें हैं जो हर ज़िले के साथियों के साथ होनी ज़रूरी हैं। और अरविंद जी ने कल भी बात रखी थी, कल भी देखा 25 ज़िलों के साथी आए थे, आज भी बहुत सारे साथी हैं, कल भी आएंगे, लगातार सीरीज चलेगी अभी अलग अलग ज़िलों के साथ। तो क्या करना है, कैसे करना है, अब काम तो युद्ध स्तर पे करना है, पर उससे पहले कई सवाल हैं जो कल भी पूछे गए थे और आपके जहन में भी होंगे। एक चिट्ठी मिली अरविंद जी की, वो आपको पढ़ी होगी, तो उन सब पे मैं अरविंद जी से कहूँगा कि वो थोड़ी सी बात रख दें, फिर अगर कुछ सवाल जवाब हो तो छोटे से दौर में सवाल जवाब करके हम आगे बढ़ेंगे ज़िला वाइज, क्योंकि मुख्य उद्देश्य यहाँ बैठने का ये है कि अब हमको अपने ज़िले में क्या करना है और इस पूरे मूवमेंट को आगे कैसे ले जाना है। तो उससे पहले कुछ डाउट्स, जो कुछ ऑब्वियस डाउट्स हैं वो अरविंद जी क्लियर कर देंगे, फिर भी कुछ बचेगा तो उस पर हम चर्चा कर लेंगे। एक प्रश्न जो चारों तरफ ये उठ रहा है कि अन्ना अलग हो गए हैं, टीम अलग हो गई है। अन्ना तो पार्टी नहीं बनाना चाहते थे, ये टीम ने ज़बरदस्ती अन्ना से पार्टी बनवा ली, ऐसा एक प्रचार चल रहा है। पहली चीज़ तो ये कि अन्ना ने आखिरी 2 दिन में जो भाषण दिए और अन्ना ने जो ब्लॉग लिखा, उसमें कहीं अन्ना ने ये कहा कि मैं पार्टी बनाने के पक्ष में नहीं हूँ, कहीं एक भी जगह कहा हो? कहीं पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा। अन्ना का जो ब्लॉग था उसके मोटे मोटे 3 हिस्से थे। पहले हिस्से में अन्ना कहते हैं कि हमें राजनीतिक विकल्प देना पड़ेगा, साफ साफ कहते हैं, लेकिन मेरे मन में कई प्रश्न हैं। पैसा कहाँ से आएगा? इस देश में लोग पैसे और दारू से वोट डालते हैं, उसका क्या करेंगे? हम जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट करेंगे वो कैसे करेंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी? वो कैंडिडेट भ्रष्ट नहीं हो जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो ये सारे प्रश्न तो हमारे भी दिमाग में हैं और इसीलिए हमने बार बार कहा कि जनता अपनी राय भेजे, और जनता राय भेज रही है। हमारे पास 8000 तो ईमेल आए हैं और 2-2,500 चिट्ठियाँ आई हैं अभी तक। तो जनता अपनी राय भेज रही है और बहुत अच्छे सुझाव आ रहे हैं। हम अगर 4 लोग बैठ के कमरे में तय कर लेते कि भाई अब तो ये तरीका होगा, तो फिर तो हमारे में और कांग्रेस और बीजेपी में क्या फ़र्क रह जाता, हम भी हाईकमांड बन जाते। तो ये तो जनता से सारे सुझाव आ रहे हैं और उसी से हम तय करेंगे। तो ये प्रश्न है। तो पहला अन्ना के ब्लॉग में ये था कि भाई विकल्प देने के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन विकल्प देना इतना आसान नहीं है, बहुत सारे प्रश्न हैं और मैं जनता से आह्वान करता हूँ कि मुझे बताओ। ब्लॉग का दूसरा हिस्सा था कि मेरे साथी अब पार्टी बनाने जा रहे हैं, मैंने उनको कहा है कि कहीं सत्ता और पैसे के खेल में ना फंस जाएं। अगर किसी दिन वो सत्ता और पैसे के खेल में फंस गए तो मैं अपने आप को अलग कर लूँगा। ये तो अच्छी बात है। किसी दिन सत्ता और पैसे के खेल में अगर ये पार्टी फंस गई तो मैं भी अपने आप को अलग कर लूँगा। तो इसका मतलब, उनका कहने का मतलब है आज तो मैं साथ हूँ, तभी तो मैं अलग करूँगा ना। आज मैं उनको कह के जा रहा हूँ कि पार्टी बनाओ, ये सारे प्रश्नों के जवाब ढूंढो और मैं आपके साथ हूँ, लेकिन अगर किसी दिन तुम फंस गए तो मैं अलग कर लूँगा। ये तो मैं भी आपको कह रहा हूँ कि अन्ना अलग नहीं करेंगे, मैं भी अलग करूँगा। जिस दिन अन्ना अलग हो गए मैं भी अलग हो जाऊँगा, हम सब अलग हो जाएंगे। तीसरा आखिर में वो ये कहते हैं ब्लॉग में कि भाई टीम अन्ना का गठन किया गया था सरकार से लोकपाल बिल पे बातचीत करने के लिए। अब हम सरकार से बातचीत नहीं करने वाले, अब हम राजनीतिक विकल्प दे रहे हैं। तो टीम अन्ना का कोई वो नहीं रह जाता है, तो टीम अन्ना आज से भंग हो रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ये मीडिया ये क्यों कह रहा है कि अन्ना तो पार्टी नहीं बनाना चाहते थे, अन्ना से ज़बरदस्ती की? अन्ना ने जो 2 दिन भाषण दिए, बार बार अन्ना ने कहा कि ये अब हमें विकल्प देना ही पड़ेगा, विकल्प का समय आ गया है। मेरे साथी संसद में जाके बैठेंगे और अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो मैं इनके कान खींचूंगा। सुना था आप लोगों ने? तो जंतर मंतर से बोला। अब ये कहा जा रहा है कि अन्ना से ज़बरदस्ती ये कहलवाया गया। मैं ये चैलेंज करता हूँ कि अन्ना से एक सेंटेंस कहलवा के दिखा दो ज़बरदस्ती, मैं मान जाऊँगा। अन्ना कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, खिलौना नहीं है। ये पिछले 1.5 साल से मीडिया की ये कोशिश है ये दिखाने की कि अन्ना कोई खिलौना है, अन्ना से कोई कहलवा रहा है। 40 साल हो गए अन्ना को लड़ाई करते करते, और बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों, हमारी
तो अभी मुलाकात हुई अन्ना से, 1.5-2 साल से ही हम लोग काम कर रहे हैं। उसके पहले अन्ना किसके खिलौने थे? तो ये सब मनगढ़ंत एक ये दिखाया जा रहा है जैसे इनकी टीम जो है ये बहुत ही कमीने लोगों की भरी हुई है और अन्ना भोले भाले हैं, और ये भोले भाले आदमी को बेचारे को कुछ पता नहीं है, इसको जैसे खिसका दो वैसे ही खिसक जाता है। ये एक माहौल बनाया जा रहा है, इस माहौल को आप ही लोगों को तोड़ना पड़ेगा। जो सारा घटनाक्रम हुआ, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सारा घटनाक्रम आप लोगों के सामने ईमानदारी से रखूं कि अनशन टूटा कैसे। कई लोगों के मन में ये कि अचानक अनशन को क्यों ख़त्म कर दिया गया। हम लोग अनशन के ऊपर बैठे, मेरा 8वां दिन था, अन्ना जी का 4था दिन था। चूँकि मैं इस पे था, मेरे को डायबिटीज़ भी थी और जिस तरह से वो था कीटोन्स के लेवल बढ़ गए थे। अन्ना जी हम लोगों की सेहत को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थे। इस दौरान 5वें-6ठे दिन से लोगों ने वहाँ पे, जितने लोग जंतर मंतर पे आ रहे थे, प्ले कार्ड के ऊपर कि अन्ना पार्टी बनाओ, इन लोगों से कुछ मिलने वाला नहीं है, अन्ना अपने को और साथियों को मारो मत आप, इस तरह से खूब लोगों ने कहना चालू किया। इस बार आप ये भी मानेंगे कि देश भर में जो ऊर्जा पिछले साल अगस्त में और अप्रैल में देखने को मिली थी, वो ऊर्जा इस बार नहीं थी। जंतर मंतर पे तो 3-4 दिन से भीड़ आनी चालू हो गई थी, काफ़ी ऊर्जा हो गई थी। दिल्ली, बम्बई में भी और बेंगलोर में भी धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ रही थी, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में कहने को 400-450 जिलों में हो रहा था, लेकिन छुटपुट था। वो ऊर्जा नहीं थी, जनता नहीं थी, कार्यकर्ता थे। कहीं 100, कहीं 200, कहीं 500, इससे ज़्यादा नहीं थे। तो अन्ना ने कई पूछा मेरे से कि क्या कारण है। हम लोगों ने कई फ़ोन किए, अन्ना ने भी कुछ पत्रकारों से बात की, तो ये निकल के आया कि लोगों का अन्ना पे तो भरोसा है, इस टीम पे तो भरोसा है, लेकिन आंदोलन पे भरोसा ख़त्म होता जा रहा है कि इस आंदोलन से कुछ मिलेगा, इस अनशन से कुछ मिलेगा। ये उम्मीद की किरण ही ख़त्म हो गई है। सही बात थी। लोग बार बार ये कह रहे थे कि जी अनशन से आपको लगता है सरकार लोकपाल दे देगी अब, या कोई भी पार्टी दे देगी अब। सबको संसद में बहस के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो गया था मन में। दिसंबर की बहस के बाद लोगों, और लोगों को ये उदाहरण दे दीजिए, जमशेदपुर वाला उदाहरण दे दीजिए, टाटा वाला जो आप बता रहे थे सुबह, दीवार तोड़वाने वाला, वो अलग। अभी इसमें बोलिए वो अच्छा ही काम नहीं लगा। तो लोगों का ये भरोसा ख़त्म होता जा रहा था, उम्मीद की किरण ख़त्म होती जा रही थी कि अब अनशन पे अगर हम आएंगे, आंदोलन करेंगे, तो ना तो ये सरकार SIT देने वाली और ना ये सरकार लोकपाल देने वाली। पिछले साल जब अनशन हुआ था, लोग 10-10 दिन की छुट्टी लेके उतरे थे। इस बार लोग कह रहे थे कि छुट्टी क्यों लें, आप लोग ईमानदार हो, आप लोग अच्छे हो, लेकिन ये आंदोलन करके आप अपने आप शरीर गला रहे हो अपना, कुछ नहीं होने वाला। जब लोगों की उम्मीद ख़त्म हो जाए तो फिर लोग नहीं आते। यस। और लोग बार बार ये कह रहे थे फ़ोन पे कि अगर आप राजनीतिक विकल्प दो तो उम्मीद दोबारा बन सकती है, उम्मीद बनेगी, दोबारा लोग आएंगे। लेकिन ये तो कुछ ही लोग थे जिनसे हम फ़ोन पे बात कर रहे थे, हमें कैसे पता कि ये व्यापक लोगों की ये चिंता है। तो जब 8वें दिन हम लोग अनशन पे थे, शाम को हम लोगों को ये पता चला कि कल सुबह 23 देश के महानुभाव लोगों की चिट्ठी आने वाली है। उसमें वो हम लोगों से ये अपील करने वाले हैं कि आप अपना अनशन ख़त्म कीजिए और इस देश को राजनीतिक विकल्प दीजिए। तो हम लोगों को अन्ना ने बुलाया और पूछा कि क्या करना चाहिए। हम लोगों ने कहा कि ये चिट्ठी जनता में डाल देनी चाहिए और जनता से 3-4 दिन का समय देते हैं, जनता से पूछते हैं कि जनता को क्या लगता है, वॉलंटियर्स को क्या लगता है। टीवी के पे और डिबेट होंगे, वॉलंटियर्स लिखेंगे, जनता लिखेगी, तो फिर देखते हैं 3 दिन बाद जनता क्या कहती है। और जो कुछ जनता कहेगी फिर हम आपस में एक दिन 24 घंटे लेके उसके ऊपर चर्चा करेंगे और फिर अनाउंस करेंगे कि क्या करना है। अगले दिन सुबह 12 बजे चिट्ठी आई इन लोगों की। उसके बाद वो सारी घटना, वो चिट्ठी वहाँ पे जनता जो बैठी थी जंतर मंतर पे, उनसे पूछा गया और लगभग 95% से ज़्यादा लोगों ने हाथ उठाए कि हम इससे सहमत हैं। जितने लोग वहाँ बैठे हुए थे जंतर मंतर, हम कह सकते हैं कि जंतर मंतर देश नहीं है। उसी वक्त टीवी चैनल्स ने ये चलाना चालू कर दिया सर्वे। जी न्यूज़ के ऊपर करीब 2 घंटे में 70,000 लोगों के वो आ गए SMS की 96% से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि आप विकल्प दीजिए। और यही बाकी सारे चैनल्स का वो था।
अन्ना अपने रूम में चले गए। अन्ना ने कई लोगों से बातचीत की फ़ोन के ऊपर, अपने पुराने साथियों से इधर उधर बातचीत की, और 3:30-4 बजे के करीब अन्ना स्टेज पे गए और उन्होंने अनाउंस किया कि मैं राजनीतिक विकल्प देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने ये तय किया कि अब 3 दिन रुकने से फ़ायदा नहीं है, जनता की पल्स नब्ज़ तो पता चली गई है। अब ये 70,000 है कि 7 लाख SMS आए, वो बात एक ही है। हालांकि 3-4 दिन के बाद तक 6 लाख के करीब SMS आ गए थे, 7 लाख हो गए थे। तो अन्ना ने उसके बाद ये तय किया, 3:30-4 बजे वो स्टेज पे गए, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई मैं राजनीतिक विकल्प देने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अब हमें संडे तक या आगे 3-4 दिन और अनशन की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है, ये सारे अनशनकारी 22 लोग अस्पताल जा चुके हैं, उनको बहुत चिंता थी इसकी। तो उन्होंने फिर अनाउंस किया कि कल शाम को 5 बजे अनशन समाप्त हो जाएगा। तो किसी भी युद्ध के अंदर कमांडर तो एक ही होता है, नेतृत्व तो एक ही होता है। तो मेरे पास कई SMS आने लगे वॉलंटियर्स के, खास तौर से। जनता तो खुश थी, वॉलंटियर्स को लगा कि अचानक कैसे हो गया। जैसे इंडिया गेट के ऊपर कई सारे 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी जो थाली चम्मच लेके खड़े थे, और अचानक उनके कानों में आया कि भाई अनशन ख़त्म हो गया। तो एकदम से हुआ कि ये क्या हो गया। तो उन लोगों के, कई लोगों के वो आए कि भाई ये क्या हो गया। तो मैंने शाम को, रात को पूछा अन्ना से कि ऐसा लोग कह रहे हैं, अगर आप स्टेज से इसके बारे में कुछ क्लैरिफाई करें तो उन्होंने कहा कि इनको क्या लग रहा है कि मेरा निर्णय गलत है। मैंने कहा नहीं, ऐसा अभी तक मुझे किसी ने नहीं कहा कि निर्णय गलत है। और कुछ जब वो 5% 7% लोग कह रहे हैं कि निर्णय गलत है, लेकिन 90% से ज़्यादा लोग कह रहे हैं निर्णय ठीक है। लेकिन उनका ये क्या कहना है बहुत सारे लोगों का कि हमसे पूछा नहीं गया। तब अन्ना ने कहा कि अगर निर्णय सही है तो इसका मतलब ईगो की प्रॉब्लम है। और उन्होंने कहा युद्ध के अंदर सब लोगों से पूछना बड़ा मुश्किल होता है, निर्णय तो नेतृत्व लेता है। तो अगर मेरा निर्णय ठीक है तो बोले फिर तो कार्यकर्ताओं को तैयार करने की ज़रूरत है, हम लोगों को कार्यकर्ताओं को तैयार करना पड़ेगा इस बात के लिए कि उन लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने फिर सुबह सुबह हम लोगों को एक पर्चा दिया जो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले अपने कार्यकर्ताओं में बांटा था कि तुम अभी तैयार नहीं हो इस आंदोलन को करने के लिए। तो वही पर्चा हमें दिया और हमें कहा कि आप सारे कार्यकर्ताओं में इसको बांटिए, ताकि वो भी सीखें कि जब युद्ध में जा रहे हैं तो हर कदम कदम पे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। या तो आप नेतृत्व पे भरोसा करो और युद्ध में कूद जाओ, और नहीं तो फिर आप उसके बाद अपना निर्णय कर सकते हैं। अभी तो ये घटनाक्रम हुआ और मैंने पूरी ईमानदारी के साथ आपके सामने ये रख दिया। मैं अन्ना जी की बहुत इज्जत करता हूँ और मेरे लिए मैंने तो पिछले 1.5-2 साल में बहुत कुछ सीखा उनसे। तो उनका निर्णय मेरे लिए तो सर्वोपरि है, क्योंकि हम लोग भी अनशन पे बैठे हुए थे। अन्ना जी ने डिसाइड किया कि कल अनशन खत्म होगा, हमारे लिए वो फाइनल था। गोपाल भाई नीचे लेटे हुए थे, इनके तो सीधे आवाज़ आई कान के अंदर कि अनशन खत्म हो गया, किसी ने चू नहीं बोला। हमारे लिए उनका निर्णय सर्वोपरि है। आज भी वो हमारे नेता हैं। आज भी मैंने उसके बाद ये मीडिया ने जब चलाना चालू किया अन्ना तो नाराज़ है पार्टी से, मैंने कहा आज अगर अन्ना मेरे को ये कह दे पार्टी नहीं बनानी, 2 मिनट में हम सब खत्म कर देंगे। हमारे को थोड़ी पार्टी बनानी है, हमको पार्टी बना के क्या लेना है, हमको सत्ता चाहिए क्या। तो मैंने कहा अन्ना 2 में अभी बोल दे कि अरे ये पार्टी नहीं बनानी, हम 2 मिनट में ख़त्म कर देंगे। मीडिया दिग्भ्रमित कर रहा है लोगों को। एक ये फैलाया जा रहा है कि ऐसा कई लोगों को लगता भी है, केवल फैलाया नहीं जा रहा। पॉलिटिक्स बड़ी गंदी चीज़ है और हम लोग दलदल में फंसने जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये तो सत्ता के लालची हैं, सत्ता के लोभी हैं। शुरू से ही हमें पता था ये सत्ता के लालची हैं, ऐसा तो होना ही था। इस पे मेरा ये कहना है कि मैं पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता था, वहाँ पे कमिश्नर था। एक इनकम टैक्स कमिश्नर की पावर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से 100 गुना ज़्यादा होती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तो बस साल के 2 करोड़ रुपए मिलते हैं और उसके बाद से कुछ नहीं होता। संसद में वो क्या बोलेगा क्या करेगा वो तो पार्टी तय करती है। पार्टी का बंधुआ मजदूर होता है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तो कोई पावर ही नहीं होती। और इनकम टैक्स कमिश्नर तो जिसको चाहे वहाँ रेड मार दी, जो मर्जी कर दिया, जैसे मर्जी कर दिया। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जब मैंने IAS का एग्ज़ाम पास किया
तो वहाँ पे लड्डू बांटे सारी कॉलोनी में। सबने कहा बड़ा होनहार लड़का है, कमिश्नर बन गया, ये हो गया वो हो गया। किसी ने ये नहीं कहा कि सत्ता का लालची है, लोभी है। देखो इनकम टैक्स कमिश्नर बनने जा रहा है, कितना सत्ता का लोभी है। बिल्डरों को ठगेंगे। और इनकम टैक्स तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट डिपार्टमेंट। किसी ने ये नहीं कहा दलदल में कूदने जा रहा है, किसी ने नहीं कहा। जस्टिस हेगड़े कहते हैं भाई लोग ये कहेंगे कि भाई ये तो सत्ता के लालची थे, इमेज खराब होगी। मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैंने कहा सर सुप्रीम कोर्ट का जज ज़्यादा पावरफुल होता है कि एमपी ज़्यादा पावरफुल होता है? सुप्रीम कोर्ट का जज तो 1 लाख गुना ज़्यादा पावर होती है एमपी से, कुछ भी कर दे सुप्रीम कोर्ट का जज तो। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के जज बने, किसी ने बोला कि आप तो सत्ता के लालची हो, देखो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, सत्ता का लालची है, किसी ने नहीं कहा। लेकिन जैसे ही आप कहते हो चुनाव लड़के एमपी बनेंगे, सत्ता का लालची है। ये माहौल बना दिया इन नेताओं ने हमारे देश के अंदर, जैसे जनता पार्टी ताकि कोई जनता ना आए और सारे चोर उचक्के केवल चुनाव लड़े। यस ये माहौल बना दिया गया। यस बिल्कुल सच ये है। लाल बहादुर शास्त्री सत्ता के लालची थे कि देशभक्त थे? बाबा साहब अम्बेडकर देशभक्त थे कि सत्ता के लालची थे? सरदार पटेल सत्ता के लालची थे कि देशभक्त थे? उस टाइम चुनाव लड़ना जो है वो देशभक्ति समझी जाती थी। इन्हीं गुंडों ने आज उस देशभक्ति को सत्ता का लालच बना दिया है। हम इसको वापस देशभक्ति क्यों नहीं बना सकते? इसीलिए हम लोगों को ये करना पड़ेगा। इनकम टैक्स की नौकरी हम लोगों ने इस एमपी का चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ी थी, छोड़ी थी। अगर सत्ता का लालच ही होता तो बहुत ज़्यादा ताकत थी उस टाइम। किरण बेदी पुलिस में थी, ये आज तक आपने सुना कि किरण बेदी ने 1 पैसे की रिश्वत ली है? वहाँ रिश्वत नहीं ली, अब ये चुनाव लड़के रिश्वत लेंगे। तो ये माहौल जो है ये गड़बड़ किया जा रहा है। और हम जब जाएंगे फील्ड में तो लोगों से तर्क करना पड़ेगा। हम गुस्सा ना हो, लोगों के जो तर्क हैं वो बेचारे क्या करें, वो तो सुन रहे हैं चारों तरफ, हमें उनको समझाना पड़ेगा। ये सारे तर्क देने पड़ेंगे। ये धीरे धीरे समझ में आने लग गया था हम लोगों को कि ये जो लोकपाल बिल है, ये लोकपाल बिल अब इस व्यवस्था से तो नहीं मिलने वाला। कोई पार्टी नहीं देने वाली, ना बीजेपी देने वाली। बीजेपी एक तरह से हमारे इस आंदोलन का फ़ायदा उठा रही है। 5 राज्यों में चुनाव हुए, पंजाब में जीतने की अकाली दल की कोई उम्मीद ही नहीं थी। हमारे आंदोलन की वजह से कांग्रेस हार गई और अकाली दल जीत गया। गोवा के अंदर बीजेपी जीत गई। तो हम आंदोलन करते रहे और बीजेपी जीतती रहे। और बीजेपी भी कभी ये नहीं कह रही जन लोकपाल बिल पास करेंगे, वो तो खुल के विरोध कर रही है। राज्यसभा में तो उन्होंने राज्यसभा में कर दिया। और सुषमा स्वराज ने जो धोखा दिया लोकसभा के अंदर, लोकसभा में धोखा दे दिया। और सीबीआई दोनों हिमाचल प्रदेश में जो लोकायुक्त पास किया है वो तो बिल्कुल ही कबाड़ा बिल है। गुजरात में अभी तक लोकायुक्त ही नहीं बना। तो ना बीजेपी चाहती, ना सपा चाहती, ना बसपा चाहती, ना कांग्रेस चाहती। ये साफ है, बिल्कुल क्लियर है। तो अब इस व्यवस्था को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। तो ये पूरी लड़ाई अब व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई बन गई है। हमें अब ये चौकन्ना रहना पड़ेगा कि ये हमारी पार्टी ना बन जाए। अब एक पार्टी, कानून में तो पार्टी बनेगी लेकिन दूसरी पार्टियों की तरह ना हो जाए। ये कदम कदम पे हम लोगों को फूंकना पड़ेगा। अगर हम कुछ गलत करें तो आपको कहना पड़ेगा अरविंद जी आप ऐसा मत करो, ऐसे करो। इसलिए ये अब हमारा संपर्क सीधा होना चाहिए। हम लोगों का आपस में संपर्क सीधा होना चाहिए कि अगर कुछ हम गलत करें तो तुरंत आप बोलो कि ये आप दूसरी पार्टियों की तरह करो, इसको ठीक करो। ये पार्टी नहीं होगी, ये राजनीतिक क्रांति होगी। ये पार्टी नहीं होगी, आंदोलन होगा। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद नहीं होना चाहिए, भारत जिंदाबाद होना चाहिए, हमारा देश जिंदाबाद। भारत माता की जय। यही बात अन्ना जी ने जो चिट्ठी बांटी थी ना उस दिन, गांधी जी का लेक्चर जो बांटा था स्पीच, उसमें यही बात लिखी हुई थी। कुछ लोगों ने तालियां बजाई तो गांधी जी ने कहा कि अभी आपकी तालियां बता रही हैं कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनने के लिए तैयार नहीं हो। शुरुआत ही उससे हुई थी उनकी। अभी जो चीज़ें कुछ सोची हैं हम लोगों ने कि हम अलग क्या करेंगे, हम किस चीज़ से दुखी हैं। ये पार्टियां पैसे इकट्ठे करती हैं, बताती नहीं हम लोगों को कि किससे लिए। इनकम टैक्स में इन्होंने एक कानून बना दिया, इनकम टैक्स एक्ट में, कि 20,000 से नीचे का कोई डोनेशन देगा तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब सारे 20,000 से नीचे के देते हैं और आप उनसे पूछ लो तो बताते नहीं हैं, तोड़ के देते हैं। मतलब किसी से ले लिए 10 करोड़ रुपए और 20,000 के करके और फर्जी नाम लिख दिए। नाम भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस अननोन डोनेशन आया, तो वो बताते ही नहीं है। हम जो करेंगे, हम 5 रुपए के डोनेशन को भी बताएंगे,
कानून में जो मर्जी लिखा हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हम अपनी वेबसाइट आज भी बता रहे हैं, हमारे पिछले जब साल रामलीला मैदान में 26,000 लोगों ने हमें डोनेशन दिया था, 5 रुपये का, 10 रुपये का। हमने सारी लिस्ट वेबसाइट पे डाल दी। तो हम तो सारा बताएंगे, 5-5 रुपये का भी बताएंगे और फिर कहेंगे तुम्हारे में दम में तो तुम भी बता के दिखाओ। हम जितने खर्चे करेंगे, राहुल गांधी है और ये दूसरे लोग हैं, ये हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। हमने कहा भाई अपने हेलीकॉप्टर के बता दो कितने खर्चे हैं, बताते ही नहीं हैं। हम अपना पेट्रोल भी बता देंगे, गाड़ी का पेट्रोल आएगा वो भी बता देंगे। हम अपना बस का किराया भी बता देंगे, भाई इतना खर्च किया था, वहाँ से वहाँ गए थे, वो ले लो अपना, क्योंकि वहाँ हेलीकॉप्टर तो नहीं है। पर आप हेलीकॉप्टर का तो बता दो कम से कम, बसों का तो ना बताओ, अपने कार्यकर्ताओं का। फिर हम इनसे पूछेंगे भाई अपने खर्चे बताओ, खर्चे नहीं बताएंगे। फिर ये लोग टिकट कैसे देते हैं? ये तो सोनिया गांधी, आडवाणी, गडकरी, ये मुलायम सिंह यादव, मायावती, ये टिकट देते हैं। और कई पार्टियों में तो सुना है कि 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं टिकट के। हमारे यहाँ कोई टिकट नहीं देगा, ना मेरे पास, ना मनीष के पास, संजय भाई के पास, अन्ना के पास, किसी के पास ताकत नहीं होगी। टिकट जनता देगी, जिसको जनता कहेगी उसी को टिकट मिलेगी। तो पूरा, कई लोग कह रहे हैं कि इसका क्या मतलब हुआ, जनता कैसे तय करेगी? इसके ऊपर कई सुझाव आ रहे हैं हमारे पास। मैंने जैसे बताया 8,000 ईमेल आ चुके हैं हमारे पास, 2,000 चिट्ठियाँ, 10,000 लोगों ने अभी तक लिखा है हमारे पास कि कैसे होना चाहिए प्रोसेस। उसको स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो जनता ही तय करेगी कि टिकट किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। और ये तरीका कुछ दिनों के अंदर ये सारा स्टडी करके हम जनता में डाल देंगे। फिर हम इनसे पूछेंगे भाई हमारे यहाँ तो टिकट ऐसे दिया जाता है, आप भी बताओ आप ऐसे क्यों नहीं दे सकते? अपना मैनिफेस्टो कैसे बनेगा, घोषणा पत्र कैसे बनेगा? इनके यहाँ तो घोषणा पत्र ये कमरे में बैठ के बना देते हैं। 4 आदमी बैठ जाते हैं, एक मैनिफेस्टो कमेटी बनती है हर पार्टी की, बस वो 4 आदमी बैठ के सारे देश की समस्याएं, जैसे सारा ज्ञान उनको आ गया। जब से हमने ये घोषणा की है, वहाँ पे विदर्भा के किसान जो हैं, कॉटन फार्मर्स, कपास वाले, वो आत्महत्या कर रहे हैं। वहाँ से कोई आया हमारे पास, उसने कहा जी आपको हमारी समस्याओं के बारे में क्या कहना है, आप क्या? हमने कहा जी हमें तो आपकी समस्या की जड़ पता नहीं है, जड़ तो आपको पता है, तो आप लिख के दो हमें कि आपकी क्या समस्याएं हैं और उसका क्या समाधान है। मैं आपको ये वचन दे सकता हूँ कि आपका हूबहू एक एक शब्द हम अपने घोषणा पत्र में डाल देंगे। उसी तरह से गन्ना के किसान हैं, गन्ने के किसानों की समस्याएं कपास के किसानों की समस्या से बिल्कुल भिन्न है। आलू वाले किसानों की समस्याएं और चावल वाले किसानों की समस्याएं गन्ने के और कपास के किसानों से बिल्कुल भिन्न है। तो उनको भी हमने कहा कि आप अपनी समस्याएं और समाधान लिख के दीजिए, हम इसमें डाल देंगे। लेबर जो है, लेबर की समस्याएं बिल्कुल अलग है, वो अपनी समस्याएं लिख के दे, हम उसको डाल देंगे। व्यापारियों की समस्या, तो जो जो सेक्शन है, जो जो तबका है, हम देश भर में घूमेंगे और जनता से पूछेंगे कि आपकी क्या समस्याएं हैं और आप ही बताओ क्या समाधान है, हम उसको डालते जाएंगे। ऐसे हमारा मैनिफेस्टो बनेगा, ऐसे हमारा घोषणा पत्र बनेगा। लेकिन ये पूरा आंदोलन 4 चीज़ों पे हुआ था: लोकपाल बिल, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट और ग्राम सभाओं को सीधे पावर देना। इन 4 चीज़ों के ऊपर तो हम कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। ये 4 चीज़ें तो सबसे ऊपर आएंगी हमारे मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, कि अगर ये आंदोलन संसद में पहुंचता तो 1 महीने के अंदर ये 4 चीज़ें पास होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा घोषणा पत्र। फिर ये कुछ लोगों ने कहा कैंडिडेट अगर भ्रष्ट हो गए, तो इसके ऊपर काफ़ी चर्चा चल रही है अभी। पहली चीज़ तो इनके सिलेक्शन का प्रोसेस जनता तय करेगी। दूसरी चीज़, अगर ये संसद में जाते हैं तो इनको लाल बत्ती नहीं मिलनी चाहिए, इनको बड़े बड़े बंगले नहीं मिलने चाहिए, इनको सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिलने चाहिए, इनकी तनख्वाह भी कम होनी चाहिए। अभी इन्होंने 1 लाख रुपया महीना कर ली, उसमें वो तो नहीं, इनकी तनख्वाह काफ़ी कम होनी चाहिए। इनको जो कोटे मिलते हैं, इतने गैस के सिलेंडर दे दें, इतने टेलीफोन कनेक्शन, ये सारे बंद, सारे कोटे बंद होने चाहिए। ये एमएलए और एमपी फंड जो है ये बंद होना चाहिए। और जो कानून संसद में पेश हो वो ये अपनी ग्राम सभाओं में लेके जाएं, जनता से पूछे भाई आपको इस कानून पे क्या कहना है। जो जनता इनको कहे वही बात ये आके संसद में रखें। ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये हमारे मालिक नहीं है, मालिक बन के बैठ जाते हैं ये। तो एक दिन हम आपस में बात कर रहे थे, एक आदमी आया टिकट लेने के लिए, कहता जी टिकट चाहिए। फिर हम आपस में बात कर, कहता अगर लाल बत्ती भी नहीं है, बंगला भी नहीं है, तो टिकट लेके क्या करूँगा? फिर आप रखो अपने टिकट अपने पास।
और अगर कोई भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा जाए, सांसद या कोई विधायक, तो फिर 3 महीने के अंदर उसकी जांच पूरी होनी चाहिए और उसके ऊपर अगर चार्जशीट फाइल हो जाती है तो उसको फिर संसद से बर्खास्त करना चाहिए। संसद के अंदर अब लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, कनीमोई, कलमाडी ये नहीं बैठ सकते संसद के अंदर, ये खत्म होना चाहिए। अब अगर आपके ऊपर चार्जशीट हो गई तो आपको संसद छोड़नी पड़ेगी। ठीक है कि नहीं है? तो इस तरह की राजनीति हम लोग करना चाहते हैं। सबसे पहला हमें ये करना पड़ेगा, इस कुर्सी की सारी पावर को खत्म करना पड़ेगा। तो ये सारी पावर जनता की के पास जाए, ग्राम सभा निर्णय ले। ग्राम सभा अगर कानून ग्राम सभा से पूछ के बने, ग्राम सभा चाहे तो किसी भी अफसर को बर्खास्त कर सके, ग्राम सभा चाहे तो अपने गांव के अंदर स्कूल नया खोल सके, उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट से पूछने की जरूरत नहीं हो। किसी गांव के लोगों ने अगर बैठ के निर्णय ले लिया कि हमें स्कूल चाहिए, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी होगी कि वो स्कूल बनाए, नहीं तो एजुकेशन डायरेक्टर को ग्राम सभा बर्खास्त कर सके। सांसद और वोटर की जो पावर है उसको एक करनी है। हाँ, सांसद की पावर नहीं होनी चाहिए, वोटर की पावर, वोटर के बराबर कर देनी चाहिए। बराबर भी नहीं, पावर वोटर की हो, निर्णय वोटर लेगा, डिसीजन वोटर लेगा और उसको आदेश देगा, प्रेजेंट करेगा वो, बस आदेश देगा वो उसको सांसद को, और सांसद अगर वो ना करे तो सांसद को वापस बुलाने की और सांसद को जेल भेजने की पावर वोटर के पास होनी चाहिए। ये जिस दिन आप कर देंगे, जिस दिन इस कुर्सी की पावर को खत्म कर देंगे, मुझे लगता है फिर यहाँ कोई भी, फिर पहली बात तो गलत लोग यहाँ पे आके बैठने बंद कर देंगे। वही आके बैठेगा जो यहाँ पे सर्विस करने आया, जो यहाँ पे सेवा भाव वाले सेवक उसे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, मेवा भाव वाले ना है। एक और मैं आपको बात बता दूं, बतानी भूल गया कि जब हमारी पहली मीटिंग, अभी एक तैयारी समिति बनाई है हम लोगों ने, हमारी पहली मीटिंग अभी पिछले रविवार को ही, सबसे पहला हमने ये काम किया कि हमारी क्या जवाबदेही होगी। जितने लोग तैयारी समिति में हैं और जितने लोग बाद में नेशनल काउंसिल में या वर्किंग कमेटी में जाएंगे, सबसे पहले हम लोगों ने अपने लिए लोकपाल गठित किया पहले 1 घंटे के अंदर। उस लोकपाल में हमने 3 लोगों को डाला है, जस्टिस AP शाह, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी और लिंगडो साहब। और हमने अपने ऊपर ये 4 जुर्म रखे हैं कि अगर हमारे में से किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, अगर हमारे में से किसी के ऊपर अपराध का आरोप है, या नशेड़ीपन का आरोप है, या चरित्र का आरोप है कि गलत चरित्र है, तो आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं, आप सीधे जस्टिस AP शाह के पास जाके शिकायत कर सकते हैं। और अगर वो लोग अपनी तहकीकात में ये पाएंगे कि प्रथम दृष्टि में आरोप बनता है, साबित नहीं होना, प्रथम दृष्टि में आरोप बनता है, तो मुझे पार्टी छोड़नी पड़ेगी। तो जितने हमारे ऑफिस बेयरर होंगे, हमारा अपना इंटरनल लोकपाल होगा, हमें कानून की देखने की जरूरत नहीं है कि कानून में 10 साल में क्या होगा। हमारा इंटरनल लोकपाल होगा जो 1-1.5 महीने के अंदर अपना न्याय सुनाएगा, और अगर उनको प्रथम दृष्टि में लगेगा तो हमको अपनी पार्टी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन जो वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स की शिकायत उधर तक नहीं जा सकती, हजारों वॉलंटियर्स होंगे, वो बेचारे मर जाएंगे। तो वॉलंटियर्स को आपको लोकल लेवल पे, जैसे आज बात होगी कि हर जिले के अंदर एक जिला आंदोलन समिति बननी चाहिए, और आपके वॉलंटियर्स होंगे, तो हफ्ते में 15 दिन में जो आपकी मीटिंग्स करेंगे वॉलंटियर्स की, वहीं पे आप सबके सामने ग्राम सभाओं की तरह, अगर किसी वॉलंटियर की शिकायत आती है कि किसी वॉलंटियर ने गड़बड़ की है, चोरी कर ली है, मर्डर कर दिया है, तो वहीं पे आप उसको निकालने की प्रक्रिया वहीं पे रखिए आप। तो ये 2, एक वॉलंटियर्स के लिए क्या होना चाहिए और एक हमारे ऑफिस बेयरर्स के लिए क्या होना चाहिए।